नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हमने कुछ परिवर्तन किए हैं और ये परिवर्तन ज़्यादा समय के लिए नहीं, 2 सप्ताह के लिए किया है। उम्मीद है आपका सहयोग बना रहेगा। इस सप्ताह पाठकों और दर्शकों ने हमारे पास कई प्रश्न भेजे जिनके उत्तर वो हमसे जानने की अपेक्षा रखते हैं। हमने जब प्रश्नों पर गौर किया तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे लगे जो कि सामान्य प्रकृति के थे, मिलते जुलते थे, इसलिए हमने उनमें से 2 प्रश्न ऐसे छांटे हैं। उनका उत्तर हम इस प्रकार देंगे ताकि आपने जो प्रश्न पूछे हैं उन सभी के उत्तर आपको मिल जाएं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें ही कहीं ना कहीं उत्तर भी छिपा है। अगर हम देखें कि इस समय बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो विवाद चल रहा है, खास तौर पर हमारे जो विश्वविद्यालय राजनीति के केंद्र बन गए हैं, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। और ये कौन कर रहा है? अब आप देखिए कि जो वामपंथी दलों से जुड़े जो उनके छात्र संगठन हैं वही ये सब राजनीति कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर अड़े हैं। अगर बिजली काट दी जा रही है तो लैपटॉप पे दिखा रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने से नकारात्मकता फैल रही है, छात्रों के मन में जहर भरा जा रहा है, एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। और ये वही चेहरे हैं, आप जरा उन चेहरों पे गौर कीजिए, ये वही चेहरे हैं जिनको आंदोलनजीवी कहना ज़्यादा सही रहेगा। ये सीए के जो विरोध में जब आंदोलन चला था तब भी दिखाई दे रहे थे, ये किसान आंदोलन जब चल रहा था तब भी ये छात्र नेता वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। अब ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। देखिए, बीबीसी ने जो कहा वो सही, पहले तो हम जरा इस पर बात कर लें। बीबीसी पर हमको क्यों विश्वास है? हम क्यों विदेशी अगर कोई समाचार संस्थान है या कोई विदेशी वित्तीय संस्थान है, जब तक उसकी मोहर नहीं लग जाती तब तक हमको यकीन नहीं होता कि वो बात एकदम सही है। आप देखिए कि बीबीसी सही या हमारी अदालतें सही, बीबीसी सही या हमारी जो एसआईटी थी वो सही, तमाम चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई जांचें थी गुजरात दंगों को लेकर, चाहे राज्य सरकार की तरफ से जांच कराई गई, पुलिस की तरफ से जांच कराई गई, तत्कालीन जो यूपीए सरकार थी उसने जो एसआईटी बनाई थी, तत्कालीन रेल मंत्री ने एक अलग से जांच करवाई थी। बहुत सारी एसआईटीज़ थी, बहुत सारे जांच आयोग थे, कितनी और एक मामला नहीं कई मामलों की सुनवाई हुई थी। अभी हमने देखा कि एक और मामला सामने आया जिसमें कि सबूत नहीं होने की वजह से 22 लोग छूट गए हैं। तो ये जो अदालतें हैं, देखिए भारतीय अदालतें भले ही ठीक है कि आपको उसमें मुकदमेबाजी में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन एक एक चीज़ की परख होती है, एक एक चीज़ सबूत को देखा जाता है। और किसी भी कोई अगर एक आध मामला ऐसा हो तो वो बिरला ही होगा, लेकिन कोई भी निर्दोष व्यक्ति है उसको सज़ा नहीं होती और अगर कोई दोषी है वो बच नहीं पाता। तो ये भारतीय अदालतों की साख है और भारतीय जो अदालतें हैं उनकी स्वतंत्रता है, उनकी स्वायत्तता है, उस पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रहा। और हर व्यक्ति का एक, आप चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसका यही एक हमेशा रहता है बयान कि हमको भारत के न्यायालय पर, हमारे को भारत की न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है और ये विश्वास पर हमारी अदालतें हमेशा खरी उतरी हैं। किसी और को ये हक नहीं बनता कि हमारी अदालतों पर, हमारी पुलिस पर, हमारे जांच आयोगों पर सवाल उठाए। तो हमारी अदालतों ने की निगरानी में जो जांचें हुई हैं, जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है, उसमें सब में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली है। जो निचली अदालतों के फैसले थे उनको चुनौती दी गई, ऊपरी अदालतों में तब भी क्लीन चिट मिली है। तो क्लीन चिट पे क्लीन चिट, क्लीन चिट पे क्लीन चिट, क्लीन चिट पे क्लीन चिट, लेकिन हम दूसरी चार्जशीटों जो दूसरे लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, हमको उस पर तो यकीन है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो क्लीन चिट मिली है उस पर यकीन नहीं है। तो क्या ये हमारी औपनिवेशिक मानसिकता नहीं है? क्या आज भी हम गुलामी की मानसिकता में नहीं जी रहे हैं? ब्रिटेन ने हमको वैसे तो आज़ाद कर दिया, लेकिन हमारा जो मानस है उसको शायद वो आज़ाद नहीं कर पाया। हम आज भी उसके गुलाम हैं, क्योंकि जब तक कोई विदेशी वित्तीय संस्थान हमको कह नहीं देता कि हम तो भारत जो है वो आर्थिक प्रगति कर रहा है, तब तक हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि हमारा देश आर्थिक प्रगति कर रहा है। जब तक कोई हम पर मीडिया संस्थान आके, या जैसे बीबीसी ने कहा है कि भाई गुजरात दंगों पर उसने जो भी कुछ कहा है उसको हम सही मानकर बैठे, तो हमको विदेशी ठप्पे की जरूरत क्यों है? क्यों नहीं हम अपने संस्थानों पर, हमारे जो यहाँ के जो निष्कर्ष हैं उन पर यकीन करते?
तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ख़ास तौर पर जो लोग कहते हैं कि भाई भारत में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, या तमाम इस तरीके के कई बार एक सर्वे भी आ जाते हैं, उसमें दिखा दिया जाता है कि भारत में जो प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत बहुत निचले पायदान पर है। जो लोग ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, ज़रा उनको ये बताना चाहिए कि कितने लोगों के पास उन्होंने जाके सर्वे किया। मैं तो आप दर्शकों से ही पूछना चाहूँगा कि क्या आपके पास या आपके जानने वाले किसी के पास कोई आके सर्वे करता है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में? एक डेस्क पे बैठकर इस तरह की रिपोर्टें बना दी जाती हैं, और इन सबका उद्देश्य एक होता है कि भारत को चाहे वो किसी भी प्रकार की रैंकिंग हो, उसमें भारत को निचले पायदान पर बरकरार रखना है, ताकि भारत प्रगति नहीं कर पाए, भारत की ओर निवेशक आकर्षित ना हो, भारत की जो छवि है वो एक अल्प विकासशील देश की बनी रहे, इस तरीके की छवि बनाने का प्रयास होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब जनता, ये देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको, हर व्यक्ति अपडेटेड रहता है बहुत सारी चीज़ों से, तो किसी को मूर्ख बनाया नहीं जा सकता। अब आप बार बार डॉक्यूमेंट्री दिखाने पड़े हुए हैं। ये जो वामपंथी हैं, जरा पहले ये बता दें कि जो इनके जो छात्र संगठन से जुड़े लोग हैं, कि जेएनयू में इनको, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई, कोई भी पाठ्यक्रम आपने चूज़ किया है, 3 साल 5 साल, किसी भी पाठ्यक्रम की एक सीमा होती है। ये बार बार वही चेहरे क्यों दिखते हैं? कितने साल की पढ़ाई करते हैं ये लोग? ये अगर आप टुकड़े टुकड़े गैंग जब इन्होंने नारे लगाए थे तब जो चेहरे दिख रहे थे, आज भी वही चेहरे दिखते हैं, कल भी वही चेहरे दिखेंगे। तो ये कितने साल तक पढ़ाई करते रहते हैं? क्या ये पढ़ाई कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं? और लगातार जिस तरह से बच्चों के मन में, छात्रों के मन में जहर भरा जा रहा है, ये एक बड़ा ऐसा साजिश का आप हिस्सा है जिस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आप, ये परीक्षा का समय है, चाहे जो अभी स्कूलों की परीक्षाएं तो चली रही हैं, कॉलेजों में भी, विश्वविद्यालयों में भी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो वामपंथी ना खुद पढ़ते हैं, ना दूसरों को पढ़ने देते हैं। आप उनको लैपटॉप पे जबरन ये डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं। आप इससे क्या आपको हासिल हो जाएगा? आपने, बीबीसी ने जो कहा, आपने उनके मन में डाल दिया, ये क्या उससे कम है जो जाकिर नाइक या जो आतंकवादी संगठन है जो ब्रेन वॉश करते हैं भर्ती के दौरान? तो ये भी तो वही कर रहे हैं जो वामपंथी हैं, जो डाइवर्सिटी डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं। तो ये लोगों का ब्रेन वॉश, ये लोगों के दिमाग में उल जलूल चीज़ें भरने का काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा अपराध है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और आप जरा, जो ये लोग बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को एक बड़ा विवाद का विषय बना रहे हैं, उसके सारे सरकार पर हमला बोल रहे हैं, जरा आप सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट को जाके देखिए। पूरा का पूरा आपको साफ एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि ये टूल किट गैंग है। आप सबके एक जैसे पोस्ट होते हैं, कुछ एक नियत समय अंतराल पर आते हैं लगातार। आपको, अगर आप इनके पोस्टों को देखें तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि टूल किट गैंग है, एक बड़ी साजिश रची गई है भारत को बदनाम करने की। और ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा है, विपक्ष के पास, किसी भी और दल के पास, वो परेशान है। तो उनके पास नेता नहीं है मोदी जैसे बड़े कद का। दूसरा, जो गठबंधन है वो बन नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन बनेगा, इसको लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें लगता है कि अगर हम सामने वाले की छवि पर आघात कर दें तो शायद हमारा कोई नंबर आ जाए। लेकिन इनको सोचना होगा कि नरेंद्र मोदी अपनी छवि के बारे में कोई चिंता नहीं करते, तभी वो 20 से ज़्यादा वर्षों से विभिन्न सरकारों के मुखिया बने हुए हैं। आप जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, आप देखेंगे, अभी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है, कल को कोई और मुद्दा आएगा, कल को दूसरा कोई मुद्दा आएगा। और जैसा कि आपका मूल प्रश्न था, उस प्रश्न पे मैं लौटना चाहूँगा। आप देखिए कि ये विपक्ष के पास वाकई में शायद कोई मुद्दा नहीं बचा है, या ये मुद्दों की राजनीति करना नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए गुजरात दंगों को मुद्दा बनाया जा रहा है। इस देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं वर्तमान में जिन पर सरकार को घेरा जा सकता है, चाहे रोजगार का मोर्चा हो, चाहे महंगाई का मोर्चा हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। और विपक्ष बार बार ये कहता तो है कि हमारे पास मुद्दे बहुत हैं सरकार को घेरने में, लेकिन जब भी संसद सत्र शुरू होता है तो या तो पेगासस आ जाता है या चाइना आ जाता है, और उस मुद्दे पर पूरा का पूरा जो सत्र है वो वॉश आउट हो जाता है। जनता के मुद्दों की बात ही नहीं होती। तो विपक्ष जनता के मुद्दों को संसद में रखना नहीं चाहता, विपक्ष जनता के मुद्दों पर चर्चा करना नहीं चाहता, और सरकार को राहत मिल जाती है। इससे सरकार भी शायद फिर उतना ध्यान नहीं दे पाती है।
जितना अगर विपक्ष इन मुद्दों को लेकर आए, सरकार से जवाब मांगे, सरकार की बात सुनने को राजी हो और अपने तर्क रखे, तो उससे जनता को कुछ हासिल हो सकता है। लेकिन शायद विपक्ष भी नहीं चाहता है कि मुद्दों पर राजनीति हो, क्योंकि मुद्दों पर राजनीति होगी तो उनकी कलई भी खुलेगी, और राजनीति में ऐसा ही होता है कि लोग एक दूसरे की कलई खोलने से बचते हैं और जनता के बीच में एक ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि ये सामने वाला तो खराब है और हम एकदम सही है, हम आपको सब चीज़ फ्री में दे देंगे। ये एक ऐसा वातावरण है जो देश के लिए सही नहीं है। अभी इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वो कह रहे हैं कि हम नफरत को मिटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये अगर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आप लगातार जो हमारे भारत के बारे में नकारात्मक एक सोच के साथ बनाई गई है, एक साजिश के साथ बनाई गई है, आप उसको दिखाने का प्रयास करेंगे और उसको देखने दिखाने के लिए आयोजन करेंगे, तो ये देश हित में नहीं है। और अगर आप इस तरीके के काम कर रहे हैं, आपको चिंता है, वाकई में मन से चिंता है कि गुजरात में जिन लोगों की मौत हुई उनको आपको ऐसा लगता है कि न्याय नहीं मिला, तो आपको जरा वो भी दिखाना चाहिए कि 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, क्या उनको न्याय मिला। आपको ये भी दिखाना चाहिए कि केरल में, जो बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए लोग, कितने लोग मारे गए, और पुलिस की उपस्थिति में बंगाल में ऐसे आरोप लगे कि पुलिस की उपस्थिति में मारे गए। तो ये इन सब पर भी चर्चा होनी चाहिए देश में कि सेलेक्टिव पॉलिटिक्स जो राजनीतिक हिंसा को लेकर होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपका जो प्रश्न था उसमें ही उत्तर छिपा हुआ है, और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है वो नाहक है। देश की छवि बचाने की जो चिंता है वो सिर्फ सरकार की नहीं, हर भारतीय की होती है, और हर भारतीय को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। देखिए, बिहार में जो कुछ चल रहा है, बिहार में अब एक वो नारा भी दिया था कि यहाँ बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन बहार कहीं नज़र नहीं आ रही है। बहार सिर्फ है विवादों की नज़र आ रही है। अब देखिए कि मुख्यमंत्री समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के जो आंतरिक मुद्दे हैं, अपनी पार्टी जो सत्तारूढ़ वहाँ पे गठबंधन है, उसके जो आंतरिक मुद्दे हैं, उनमें जो घमासान छिड़ा हुआ है, उसका वो समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जनता का क्या समाधान निकालेंगे? जनता के मुद्दों की क्या हालत है? जब मुख्यमंत्री जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता साफ मुंह पे बोल दे रही है उनको कि क्या दिक्कतें हैं, और मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता। हर बात में जिस तरह से मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, वो दर्शाता है कि उनकी राजनीतिक मजबूरियां क्या हैं और वो कितने लाचार मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में काम कर रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री लाचार हो तो जो नीचे का जो पूरा तंत्र होता है वो भी समझता है कि हमको काम नहीं करना है, और काम नहीं होता है तो जनता को उसको भुगतना पड़ता है। और जिस तरीके से बिहार चल रहा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, उसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो सबके सामने है, और सरकार भी इस बात को, सरकार से जुड़े लोग भी इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकारते हैं। अब जो वहाँ पर जिस तरह का घमासान छिड़ा हुआ है, देखिए उपेंद्र कुशवाहा की अपनी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, और जब मुख्यमंत्री ये ऐलान करते हैं, जब उनको उपेंद्र कुशवाहा को वापस लिया गया था जनता दल यूनाइटेड में, तो एक कुछ उनका कहीं ना कहीं समायोजन करने के लिए लिया गया था, वो मंत्री नहीं बन पाए बिहार सरकार में। उनको उम्मीद थी कि मुझे शायद उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि भाई कोई दूसरा उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तेजस्वी यादव के अलावा, तो उनको वो एक झटका लग गया। अब मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि महागठबंधन का जो भविष्य है वो तेजस्वी यादव होंगे, तो उनको लगा कि भाई आग इस बार तो चलो कुछ मिला नहीं, आगे भी कुछ नहीं मिलना, तो उनको भी अपने भविष्य की चिंता होनी स्वाभाविक है। राजनीति में हर व्यक्ति कुछ महत्वाकांक्षा के साथ आता है, उनको लगता है कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, और जब ऐसे आसार लगने लगे कि कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ संघर्ष ही करना, आपको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन आपके पास कोई फैसला लेने की, कोई फैसला करने की आपको अधिकार नहीं दिए गए हैं, तो उसको भी लगता है कि मैं फिर यहाँ पर क्यों अपना समय जाया कर रहा हूँ। तो उनका भी सोचना सही है, और वो बार बार जब मांग कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए, हालांकि सवाल उपेंद्र कुशवाहा से ही बनता है कि अभी बैठक हुई भी थी, शायद उसमें उन्होंने अपनी बात रखी नहीं या जो भी है, लेकिन वो अगर बार बार कह रहे हैं कि मेरी बात सुन ली जाए, तो मुख्यमंत्री को भी और जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनको भी बात सुननी चाहिए। जो भी वहाँ पर मुद्दे हैं उनको आपस में बैठकर ही सुलझाया जा सकता है। इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे पर वार पलटवार हो, या मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रियाएं एक दूसरे के खिलाफ दी जाएं, उससे कोई हल निकलने नहीं वाला है। ये बिहार की सरकार को अगर इस तरीके से कुछ और दिन ये सब
तो वहाँ पर जो सरकार है वो धराशायी हो सकती है। अब देखिए कि वहाँ पर सत्तारूढ़ गठबंधन के क्या हालात हैं। जो आरजेडी के विधायक हैं वो सीधा मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। एक मंत्री हैं आरजेडी कोटे से, उन्होंने रामचरितमानस के बारे में जो विवादित बयान दिया, मुख्यमंत्री ने कहा अपना बयान वापस लीजिए, उन्होंने बयान वापस नहीं लिया। तो मुख्यमंत्री की ना तो उनकी पार्टी के लोग सुन रहे हैं, ना उनके गठबंधन के लोग सुन रहे हैं। तो मुख्यमंत्री फिर किस बात के हैं वो, जब उनकी बात, जब अब निचला तंत्र भी तो यही देखेगा ना कि मुख्यमंत्री की बात जब विधायक नहीं सुन रहे, मंत्री नहीं सुन रहे, तो हम क्यों सुने। तो मुख्यमंत्री भी बस अपना समय काट रहे हैं, और ये जो समय कट रहा है उसमें नुकसान बिहार की जनता का हो रहा है। तो बिहार की जनता सब कुछ देख रही है, और जितनी भी बड़ी क्रांतियां देश में हुई हैं बिहार से हुई है। मुझे लगता है कि शायद 2024 का जो लोकसभा चुनाव है एक नया इतिहास रचने जा रहा है। बिहार की जनता ये जो वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम हुआ इस पर कोई बड़ा फैसला दे सकती है। खास तौर पर इस तरीके की भी अटकलें हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले फिर से नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, लेकिन अगर वो पाला बदलते हैं तो हो सकता है कि उनको तात्कालिक लाभ हो जाए, लेकिन उनकी जो साख है वो पूरी तरीके से अपनी साख एक राजनीतिक तौर पर जो कुशल राजनीतिज्ञ की या जो कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने वाले नेता की उनकी बनी थी, वो साख उनकी लगातार घटती जा रही है। बिहार में अब देखना होगा कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आएगा, और अभी तक जब से वहाँ पर राजनीतिक घटनाक्रम बदला है और नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर आरजेडी के साथ गए हैं, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर कोई राजनीतिक रैली नहीं करने गए हैं। देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे, क्या उससे पहले कोई बड़ा घटनाक्रम होता है, या प्रधानमंत्री जाने के बाद वहाँ पर कुछ नई राजनीतिक परिस्थितियाँ बनती हैं। देखना होगा, बिहार के घटनाक्रमों पर नजर रखनी होगी। फिलहाल जो कुछ चल रहा है बिहार में वो दर्शा रहा है कि नीतीश कुमार पार्टी पर से, सरकार पर से कंट्रोल खो चुके हैं। तो आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगली कड़ी में फिर जुड़ेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, और बने रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।